जहाँ 2 राज्य बुरी तरह हारे, वहाँ तीसरे राज्य में गुजरात में इतनी भयानक लहर कहाँ से आ गई? वो तो ईवीएम की लहर है। ये देखो दिल्ली में इन्होंने छोटे भाई को दे दिया, अपने इन मनुवादियों ने अपने छोटे भाई को दे दिया राज्य। वो ईवीएम की कृपा से दिया है, ठीक है जी। और जो हिमाचल दिया है अपने अपने बड़े भाई को, कांग्रेस को, वो इन्होंने ईवीएम में दिया है। और जो खुद लिया है गुजरात भारी उसके साथ वोटों के साथ, भारी सीटों के साथ, वो भी इन्होंने पूरी मशीनों के साथ लिया। तीनों मनुवादियों ने है, वो भी उन्होंने वहाँ वोट नहीं डालने दिया। पता है आपको रामपुर में वो एसएसपी का आ रहा है, वो जो मुस्लिम मैनपुरी में नहीं डालने, मैनपुरी में नहीं डालने दिया। नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब रामपुर में दिख रहा है पूरा वीडियो, फर्जी बातें हैं, पूरा वीडियो है। क्योंकि ईवीएम बटन से चलती है और बटन आज मोदी जी के पास है, आरएसएस के पास है। जो जहां बटन दबाएंगे उसी की सत्ता आएगी। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए अशोक अज्ञानी हैं। अज्ञानी साहब, बीजेपी ने सरकार बना लिया गुजरात में, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बन गई, दिल्ली में केजरीवाल साहब आ गए। आप क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम धांधली हुई है? इसीलिए तो कह रहे हैं ईवीएम में धांधलेबाजी है, खराबी है। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तीनों पार्टियों ने एक एक स्टेट जीता और 2-2 स्टेट हारे। इस बात को समझो, जो बीजेपी की 3 राज्यों में, तीनों राज्यों में उनकी सरकार थी, चाहे वो एमसीडी हो दिल्ली की और चाहे वो हिमाचल, और वहाँ तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार थी। और जहाँ पर 2 राज्य वो हारी बुरी तरह से बीजेपी, और तीसरे राज्य में उसको इतना भारी वोट मिला, इतनी सारी सीटें मिली कि वो उसको देख करके विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस तरह की हवा कहाँ चली, कहाँ पे आंधी चली। जब पिछली बार वहाँ पे चुनाव हुआ था गुजरात में, उस समय मोदी का नाम बोलता था, हर जगह खड़े हो जाओ चाय की दुकान पे भी तो मोदी मोदी होता था। उस भयानक तूफान में मोदी जी को और वहाँ बीजेपी को 99 सीटें आई थी और कांग्रेस ने भारी टक्कर दी थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब वहाँ पर केजरीवाल जैसा भी एक वहाँ आदमी आया और जिसकी रैलियों में भयंकर भीड़ उमड़ रही थी और 41 लाख तो वोट लेकर के गया, उसके बावजूद भी वहाँ पर इतना भयंकर वोट प्रतिशत बढ़ा, इतनी सीटें बढ़ी, तो वो तो खाली ईवीएम की ही कृपा से है। और इन तीनों मनुवादियों ने, मोदी जी ने काम किया गुजरात में। हाँ देखिए, काम तो पहले भी किया था, पहले नहीं किया था। 17 साल तो वो एक छत्र वहाँ पर वो थे, मुख्यमंत्री थे। और 9 साल वो प्रधानमंत्री होते हुए रह गए, है ना। तो उस समय का काम उनको पिछली बार नहीं था। 99 सीट क्यों आई? हारते हारते कैसे बच गए कांग्रेस के हाथों से, जब तो उनका नाम बोल रहा था। और आज जहाँ 2 राज्य बुरी तरह हारे, वहाँ तीसरे राज्य में गुजरात में इतनी भयानक लहर कहाँ से आ गई? वो तो ईवीएम की लहर है। मैं बताता हूँ लहर कैसे आ गई। मायावती जाती नहीं चुनाव लड़ने के लिए, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते नहीं हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। मोदी जी डटे रहे, अमित शाह जी डटे रहे, इसीलिए बीजेपी सरकार बनी है। प्रियंका गांधी जी गुजरात में जबरदस्त तरीके से प्रचार में थी और राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा छोड़ करके और वहां पर जाकर के प्रचार किया। कितने दिन किया? एक दो रैली करी, लेकिन वो लगातार, देखिए लगातार वो जो वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी तो प्रचार का हिस्सा है। गुजरात गई नहीं यात्रा, देखिए नहीं कोई बात, यात्रा जो है गुजरात गई नहीं, वो रूट है वहाँ पर। लेकिन ये जो हुआ है, ये देखो दिल्ली में इन्होंने छोटे भाई को दे दिया, अपने इन मनुवादियों ने अपने छोटे भाई को दे दिया राज्य। वो ईवीएम की कृपा से दिया है, ठीक है जी। और जो हिमाचल दिया है अपने अपने बड़े भाई को, कांग्रेस को, वो इन्होंने ईवीएम में दिया है। और जो खुद लिया है गुजरात भारी उसके साथ वोटों के साथ, भारी सीटों के साथ, वो भी इन्होंने पूरी मशीनों के साथ लिया। तीनों मनुवादियों ने एक एक स्टेट अपना ले लिया, छोटे भाई को छोटा और मझले भाई को बड़ा और बड़े भाई को थोड़ा सा मीडियम अपना स्टेट दे दिया। वो सब बिल्कुल ईवीएम के खेल है। क्या और कोई इसमें राजनीतिक दल नहीं है? और कोई यहाँ पर बीएसपी जिसका मजबूत आधार है। और देखिए छोटू भाई बासाबा, ये आपको पता है, छोटू भाई बासाबा जो वहाँ पर गुजरात में बड़े आदिवासी नेता हैं और कांग्रेस की बड़ी बड़ी लहर चली। पिछली जब कांग्रेस की लहर चली थी तो वहाँ पर 148 सीटें आई थी हाईएस्ट कांग्रेस को। उस समय भी छोटू भाई बासाबा को हरा नहीं सके। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उनका वोट घट गया, वोट कम हो गया, आदिवासियों का वोट कहाँ चला गया, कौन सी हवा थी ये, किस तरह की ऐसी हवाएं थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इशारा कर रही हैं कि ईवीएम का पूरा घोटाला है। ईवीएम की कृपा से ये तीनों मनुवादियों को एक एक राज्य मिला है इनको। आप जिस मायावती की बात करते हैं, मायावती जी के पास जनाधार ही नहीं है सर, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में, तो क्या होगा? 211 सीटों पे लड़े, 250 जमानत जब्त हो गई। नहीं, जमानत जब्त होना एक दूसरी बात है।
आप जो कह रहे हो प्रत्याशी नहीं मिले, 211 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में उसने चुनौती क्यों नहीं दी है, लड़ी? अपनी चुनौती दी है। 39 पर क्यों नहीं लड़ी, ये बताइए। नहीं, वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि उनको पार्टी की जो शक्ति है दिल्ली में, जितनी पार्टी कार्यकर्ताओं की शक्ति है उस हिसाब से उन्होंने लड़ा। और जो 39 सीटें छोड़ी, उन सीटें वो बामन बनियों के अपर कास्ट के इलाकों की हैं, वहाँ पे लड़के कोई फायदा ही नहीं है। कम से कम आपको वोट ना मिले लेकिन अपने लोगों के बीच में जाके अपना पर्चा तो जाए, इंट्रोडक्शन तो हो, उनसे अपनी बात तो कहें, अपने उन लोगों को अपना मैसेज तो पहुंचाएं। तो जहां पर हमारा SC ST का ज्यादा वोट था वो लड़े हैं 211 सीटों पर वहां पर। और जो अपर कास्ट के जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के एरिया थे वो छोड़ दिए, वहां लड़ना बेकार था। वहां पर अपना 2500 क्यों बेकार करें, वहां अपने पर्चे क्यों बेकार करें और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत क्यों बेकार करें जहां हमें कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए 211 सीटें जहां SC ST का जहां पर वर्चस्व था वहां लड़ी BSP। देखिए BSP जो चुनाव लड़ती नहीं है, समाजवादी पार्टी डिम्पल भाभी जीत गई मैनपुरी से, इसके अलावा रामपुर से BJP जीत गई, खतौली से RLD जीत गई, दिल्ली से आम आदमी पार्टी जीत गई, सबको सीटें मिल गई हैं। अगर घोटाला होता, घपला होता तो कोई ना जीता, सिर्फ BJP जीत जाती। सर देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर EVM में घोटाला नहीं होता, गुजरात के जीतने में या दिल्ली जीतने में या ये हिमाचल जीतने में इन मनुवादियों का घोटाला नहीं होता तो ये उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की वो दोनों सीटें भी जीतते, डिम्पल की भी जीतते वहाँ पर और RLD सपा के गठबंधन की भी वो जीतते, वो दोनों सीटों को उनको जीतते। और वो जो एक सीट जीती गई है वो भी उन्होंने वहाँ वोट नहीं डालने दिया। पता है आपको रामपुर में वो SSP का आ रहा है, वो जो मुस्लिम मैनपुरी में नहीं डालने, मैनपुरी में नहीं डालने दिया। नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब रामपुर में दिख रहा है पूरा वीडियो, फर्जी बातें हैं, पूरा वीडियो है। SSP कह रहा है कि जाओ अपना वो लेकर के आओ वोटर कार्ड, जबकि कानून है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप आधार से, बैंक की पासबुक से, आप अपने इन तमाम चीजों से, ड्राइविंग लाइसेंस से वोट डाल सकते हैं। ये तमाम उससे वोट डाल सकते हैं आप, ये कानून है, नियम है और SSP उनको भगा रहा है। तो ये आप ये इशारा नहीं कर रहे कि आपकी ये आपने गुंडागर्दी से जीती है वो सीट। फिर तो आप बाबा साहब सवाल खड़े करते, कानून गलत है। कानून तो बढ़िया है, कानून को लागू नहीं करते, कानून को लागू नहीं करते, प्रशासन का काम है। बाबा साहब अब ये चिंता जाहिर कर गए थे 26 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में संसद में उन्होंने कहा कि भाई ये संविधान है, कानून अपने आप नहीं लागू होगा, इसको लोगों को लागू करना होगा। और जो SSP की जिम्मेदारी है लागू करने की, वो वहां पर भगा रहा है उनको, वो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। तो इसमें संविधान और कानून क्या करेगा? अब सरकार उनकी है, अगर किसी और की सरकार होती तो SSP के खिलाफ केस दर्ज होता, कानून के और इलेक्शन कमीशन को करवाना चाहिए केस दर्ज। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सत्ता हमेशा बरकरार रहेगी भारत में? बिल्कुल, जब तक EVM रहेगी, जब तक रहेगी। मोदी जी EVM मोदी जी भी रहेंगे और उसके बाद वो दूसरे भी आ जाएंगे, तिकड़म तो समझ गए ना। EVM जब तक रहेगी, जब तक इन मनुवादियों की सत्ता बरकरार रहेगी। अरे मोदी जी चाहते हैं जल्दी नतीजे आ जाएं, कम खर्चा लगे, ज्यादा पैसा ना लगे, तो इसीलिए EVM है। लगनी चाहिए ना, जब आपके पास अभी है। हम कह रहे हैं अगर EVM से करवाना है तो जब बटन दबे तो वहाँ मेरा वोट काउंट हो जाए कि 1100, 1200, 1500 उस समय काउंट की करो ना, उसी वक्त करो। वहाँ पर एक वो होना चाहिए जैसे फॉरेन में, जापान में होता है भाई, अब आप बटन दबा रहे हो तो उसी समय आ जाए कि इस काउंटर पे मेरा कितना वहाँ वोट गया है, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। आप लगा दो ना वहीं पे, वहाँ पर ये नहीं मुझे पता कि मैं बटन दबा रहा हूँ, वो जा रहा किसके खाते में मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो VVPAT लगाया, वो भी फेल हो गए। तो भैया मुझे बताओ कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है? मेरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं किसी को भी वोट करूं, निर्दलीय के करूं, कांग्रेस को करूं, BJP को करूं, मायावती को करूं, किसी को करूं, मुझे पता रहना चाहिए मेरा वोट कहाँ गया है। मुझे गारंटी चाहिए जो बैलेट पेपर में थी, या तो बैलेट पेपर वापस लाओ। देखो अमेरिका जैसा, जिसका की टेक्नोलॉजी में दुनिया का बाप है अमेरिका, वहाँ बैलेट पेपर से वो वोट कराता है। हम भी विश्वगुरु बन रहे हैं सर, EVM शुरुआत है, हम लोग कुछ दिनों में विश्वगुरु बन जाएंगे। मोदी जी जो सपना देखे, विश्वगुरु बनने वाले हो, धोखा दे रहे हो लोगों को, अंतरिक्ष में देखो वो हो रहा है जी, वो विकास हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कहाँ हो रहा है, और आगे गड्ढे पड़े हैं, गड्ढे में घुस रहे हैं जनता महंगाई के गड्ढे में घुस रही है, अशिक्षा के, बेरोजगारी के गड्ढे में घुस रही है। अब देखो ना, सारे लोग बैठे हैं, स्टूडेंट वो कर रहे हैं कि 400% फीस बढ़ा दी, और वहां पर गुंडागर्दी और छात्र संघ को उन्होंने नहीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं विश्वविद्यालयों में। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? कौन सा विकास है ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो आप। ये तमाम लोग ये भारत के संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं संविधान को लागू करो। और ये EVM जो है संविधान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है उसके खिलाफ है। मोदी जी इतना जलते क्यों हैं आप लोग? नहीं जलते नहीं है, हम तो बहुत प्यार करते हैं। वो तो हमारे वर्ग के हैं, वो तो चाय वाले थे,
देखिए, भारत के इस महान संविधान से चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है। जिस संविधान से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, जिसकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित करना, क्योंकि उसका भी जो मनुवाद था ना, पता ना आपको, मनुस्मृति 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में मनुस्मृति का राज था। और जब मनुस्मृति थी, जो जिस जाति में पैदा हुआ उसका जो तय के राव पा, देखिए सुनिए, जो परंपरागत पेशा था उसको वही करते हुए मरना, दूसरा नहीं बदल सकता था। बाबा साहब के इस संविधान से एक चाय वाला जो कभी ना प्रधानमंत्री बना, तो तभी मोदी जी कहते हैं मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, नहीं है, तभी मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के फॉलोअर होने की जरूरत है तो आप संविधान को प्रोटेक्शन करो, उसको सुरक्षा करो, उसको लागू करो, तमाम लोगों तक लागू करो कि दूसरे चाय वाले भी, दूसरे मेहनतकश भी प्रधानमंत्री बन सके, मंत्री बन सके, राजा बन सके। आप लागू करो इसको। क्यों तोड़ रहे हो भाई, क्यों तोड़ रहे हो इसको? आपके लोग कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं वहां पर, इनके लोग बीजेपी के, आरएसएस के, इस संविधान को तोड़ेंगे, संविधान के खिलाफ। और वो खुला घूम रहे हैं, वो खुला घूम रहे हैं। वो जय कौन सा टीवी है वो, कौन सा लिया बताइए, नाम बताइए दो नेता का। दुनिया भर के, वो हरिद्वार में ली शपथ, अंबाला में वो कौन सा टीवी है जी, वो जो कौन सा टीवी वाला है, नाम ही नहीं याद आ रहा है। चौहान, कौन सा चौहान है वो, सुदर्शन न्यूज वाला, उसने अंबाला में ली शपथ 6 महीने पहले। वो खुला घूम रहा है, उसमें पूरा दिखाया, पूरा वीडियो चल रहा है, संविधान के खिलाफ बोल रहा है और मनुवाद को लाने की बात कर रहा है। उसके खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों नहीं बना? वो जेल में क्यों नहीं है? मोदी जी क्या कर रहे हो आप? संविधान के खिलाफ शपथ लेने वालों को आप बचा रहे हो, संविधान को बचाने की बजाय आप संविधान के दुश्मनों को बचा रहे हो। इसका मतलब आप संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं आप। तो इसीलिए मेरी मोदी जी को हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे वर्ग के हैं, मेहनत करने वाले वर्ग के हैं, मगर अब वो जा मिले दूसरे वर्ग में, जा मिले, अब हमारे वर्ग के नहीं है। जब देश में कोई नई क्रांति होती है तो जाहिर सी बात थोड़ा दुख दर्द होता, दिक्कत होती है। ईवीएम है, ईवीएम आ गया है भारत में, ठीक है, भारत तभी विश्वगुरु बनेगा और तमाम जो टेक्नोलॉजी है तभी आएगी धीरे धीरे करके। देखिए, जो ईवीएम लेके आई कांग्रेस, आज सर पीट रही है अपने, वो भयानक सर पीट रही है। देखिए, जिस समय, मेरी बात सुनिए, जिस समय ईवीएम को लेकर के आई कांग्रेस, उस समय तमाम विरोध हो रहा था जनता का, लेकिन उसने अपनी अहंकार शक्ति में, उसको लग रहा था हम कभी जाएंगे ही नहीं, उसने ईवीएम को लिया है, पूरी शक्ति के साथ ईवीएम को लेकर के आ गए। और आज कांग्रेस छटपटा रही है कि मैं किस तरह से सरकार में आऊं, कैसे आऊं। वो नहीं आ सकती वापस, क्योंकि ईवीएम बटन से चलती है और बटन आज मोदी जी के पास है, आरएसएस के पास है, जो जहां बटन दबाएंगे उसी की सत्ता आएगी। तो इसीलिए उनकी दया पर है, कांग्रेस को एक आध राज्य देंगे, वो अपने लाला केजरीवाल को एक आध राज्य देंगे, और जहां पर उनकी शक्ति होगी वो अपनी शक्ति को ले लेंगे। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और हम कह रहे हैं मोदी जी, आप हमारे वर्ग के हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर वैचारिक रूप से हम आपको प्यार नहीं करते, क्योंकि अब वैचारिक रूप से आप लाला बनियों के और मनुवादियों के वर्ग के हो गए, उनको सपोर्ट कर रहे हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। देखिए, बातचीत कैसी लगी है? ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चुनाव हुए हैं देश के 8 राज्यों में, छोटे बड़े चुनाव, कहीं पर उपचुनाव हुए हैं तो कहीं पर पूरी तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन इनका आरोप जो है ईवीएम पर है, इनका आरोप सरकार पर है, ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम के जरिए बीजेपी चुनाव जीतने का काम कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ईवीएम बंद होनी चाहिए या फिर नहीं? सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।